औरंगजेब ने आहिस्ता से कहा, मुझे खैर की खबर नहीं लगती। मुजाहिद बाबर अली ने अंदर आकर कमांडो शेरवान को सलाम किया और खामोश खड़ा हो गया। शेरवान ने कहा, क्या खबर लाए हो? बाबर अली ने कहा, कमांडर, अभी थोड़ी देर पहले भारतीय फौजियों के एक दस्ते ने श्रीनगर के शुमाली महल्ले में आकर 15 मकानों को आग लगा दी है और तहरीक हुर्रियत के बुजुर्ग कारकुन और महल्ले के जामे मस्जिद के इमाम हाजी सनाउल्लाह डार की नौजवान बेटी परवीन डार को उठा कर ले गए हैं। कमांडो शेरवान के चेहरे का रंग सुर्ख हो रहा था। वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ। हम भी उठ खड़े हुए। एक लम्हे के लिए गहरा सुकूत तारी हो गया। कमांडो शेरवान ने पूछा, फौज परवीन डार को कहाँ ले गई है? बाबर अली ने नफीन में सर हिलाते हुए कहा, कुछ मालूम नहीं। ऐन शाहिदों का बयान है कि उन्होंने लड़की को उठाकर जीप में डाला और किसी नामालूम मकाम की तरफ ले गई। परवीन की माँ और छोटी बहन को ज़दोकोब भी किया। उस वक्त घर पर परवीन का वालिद हाजी साहब मौजूद नहीं थे। शेरवान स्टूल पर बैठ गया। गुस्से में उसका जिस्म कांप रहा था। उसने मेज पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, हम इस बुज़दिलाना कार्रवाई का बदला लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले हाजी साहब की बेटी परवीन को इंडियन फौज के कब्जे से छुड़ाना होगा। हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर उसने बाबर अली की तरफ देखा और कहा, बाबर अली, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि शाम होने से पहले पहले हाजी साहब की बेटी का पता लगाओ कि फौज ने उसे कहाँ रखा है और उसके साथ कोई नारवा सलूक तो नहीं किया गया। अभी जाओ। बाबर अली ने सीने पर जोर से हाथ मारकर सलाम किया और वापस चला गया। कमांडो शेरवान के अलावा हम दोनों पर भी हैजान की कैफियत तारी थी। मैंने कहा कि हम इसके जवाब में एरिया कमांडर की फैमिली में से किसी को अगवा करेंगे। कमांडो औरंगजेब ने कहा, हम भारतीय एरिया कमांडर समेत उसके सारे खानदान को हलाक करेंगे। शेरवान की इज़्तिराबी कैफियत आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही थी। उसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, सब कुछ बाद में होगा। सबसे पहले हमें परवीन को दरिंदा सिफत भारतीय फौजियों के चुंगल से निकाल कर लाना होगा। परवीन एक मकामी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वो एक पढ़ी लिखी, संजीदा मिजाज, मुहिब्बुल वतन लड़की है। मैं इस फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ। हाजी साहब अगले साल बेटी की शादी करने वाले थे। ये हादसा न सिर्फ परवीन बल्कि उसके सारे खानदान को बर्बाद कर सकता है। मैंने पूछा, इस इलाके में इंडियन मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर किस जगह पर है? शेरवान ने फिक्रमंद लहजे में कहा, इनका डिविजनल कमांड ऑफिस श्रीनगर के शुमाल में है, मगर सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हाजी साहब की बेटी को फौज ने कहाँ रखा हुआ है। यकीनन फौज ने उसे यरगमाल बनाया होगा और वो उसके बदले हाजी साहब से इन मुजाहिदों का नाम पूछना चाहते होंगे जिन्होंने भारतीय फौज के ख्याल के मुताबिक पहाड़ी वाली फौजी छावनी को उड़ाया था। सारा दिन इंतहाई बदमज़गी में गुजरा। इस दौरान कमांडो शेरवान ने अपने एक खास आदमी को हाजी सनाउल्लाह डार के घर ये पैगाम देकर भेज दिया कि भारतीय दरिंदों ने उनकी बेटी को नहीं, हमारी बेटी को अगवा किया है। हम एक एक करके अपनी जानें कुर्बान कर देंगे और परवीन को जालिम भारतीय फौज की कैद से जरूर रिहा करवाएंगे। अभी शाम का अंधेरा पूरी तरह नहीं छाया था कि मुजाहिद बाबर अली आ गया। हम लोग गार के अंदर खास तहखाने में मौजूद थे। क्या मालूमात लाए हो? कमांडो शेरवान ने पूछा। बाबर अली ने कहा, कमांडर, एरिया कमांडर कर्नल भगत राम ने हाजी साहब को पैगाम भिजवाया है कि हम तुम्हें 2 दिन की मोहलत देते हैं। अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमें इन कश्मीरियों के नाम और ठिकानों का पता न बताया गया जिन्होंने इंडियन इन्फेंट्री की 14वीं रेजिमेंट की छावनी को तबाह किया है, तो तुम्हारी बेटी का सर काट कर तुम्हारे घर रवाना कर दिया जाएगा। बाबर अली चुप हो गया। शेरवान ने कहा, आगे कहो। बाबर अली बोला, हमने अपने आदमियों को खबरदार कर दिया है। इनमें हमारे वो आदमी भी शामिल हैं जो फौज के डिविजनल हेडक्वार्टर में छोटे छोटे मुख्तलिफ काम करते हैं। इसका मतलब है अभी तक तुम्हें ये मालूम नहीं हो सका कि परवीन डार किस जगह पर कैद है। कमांडो शेरवान के इस इस्तफसार पर बाबर अली बोला, सर सुबह तक इसका भी सुराग मिल जाएगा। कमांडो शेरवान ने बाबर अली का शुक्रिया अदा किया और हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। मुजाहिद बाबर अली सीने पर हाथ रखकर सलाम करके तहखाने से निकल गया। शेरवान बेचैन था। हम भी परेशान थे। शेरवान 15 फुट चौड़े और उतने ही लंबे गार के तहखाने और अपने हेडक्वार्टर में बेतरारी से टहलने लगा। वो बार बार अपनी मुट्ठियां भींच लेता। कमांडो औरंगजेब बोला, सर, हमें खुद फौजी एरिया कमांड में जाकर परवीन का सुराग लगाना चाहिए। शेरवान स्टूल पर बैठ गया। कहने लगा, नहीं औरंगजेब, हम जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करेंगे। हम सोच समझ कर कोई कदम उठाएंगे। हमारे आदमी आज तक परवीन का पता लगा लेंगे। इसके बाद कोई प्लान बनाया जाएगा। एरिया कमांड पोस्ट पर जाकर महज कमांडो अटैक करने और 15-20 भारतीय फौजियों को हलाक करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे सूरत हाल मजीद बिगड़ जाने का अंदेशा है। वो रात हमने बेचैनी की हालत में गुजारी। आधी रात तक मैं, कमांडो शेरवान और कमांडो औरंगजेब तहखाने में बैठे मुख्तलिफ स्कीमों पर गौर करते रहे। आधी रात के बाद हम बादल नखास्ता सोने के लिए उठकर अपनी अपनी जगहों पर चले गए। दूसरे रोज फजर की नमाज हम तीनों ने इकट्ठी पढ़ी। हम में से हर कोई खामोश था। रात को ही हमें ये खबर भी मिल गई थी कि श्रीनगर शहर में मुसलमान कश्मीरी हाजी साहब की बेटी के अगवा के खिलाफ घरों से बाहर निकल आए हैं और उनका कई जगहों पर फौज और पुलिस से टकराव भी हुआ है। कई जवान फौज की फायरिंग से जख्मी हुए हैं।
शहर में जगह जगह डोगरा फौज गश्त लगा रही थी। दोपहर भी गुजर गई। दिन के 3 बजे के करीब बाबर अली वापस आ गया। उस वक्त भी हम अपने तहखाने में बैठे गौर फिक्र कर रहे थे। हम ज्यादा गौर फिक्र करने वाले लोग नहीं थे, हम अमल करने वाले मुजाहिद थे। हम कमांडो थे, हमारा काम एक्शन था। हम सिर्फ एक्शन से थोड़ी देर के लिए अपने प्लान के तमाम पहलुओं पर गौर करते और फिर मैदान अमल में मर्द मुजाहिद की तरह कूद पड़ते। और जहाँ ये हालत थी कि कल दोपहर से हम बेअमली की हालत में हाथ पर हाथ धरे बैठे थे और सिवाय गौर फिक्र करने के और कुछ नहीं कर सकते थे। बाबर अली आया तो कमांडो शेरवान ने पूछा, क्या पता चला परवीन का? मुजाहिद बाबर अली ने कहा, कमांडर, हमारे आदमी पूरी सुराग रसानी करने के बाद जो खबर लाए हैं वो ये है कि परवीन को फौज रातों रात वादी कश्मीर से निकालकर बजरिया हेलीकॉप्टर जम्मू तक ले गई है। जम्मू से उसे उसी रात दूसरे फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए शिमला पहुंचा दिया गया है। इस वक्त परवीन शिमला के 8वें जाट रेजिमेंट की फौजी गैरिजन में कैद है। यह खबर मेरे लिए इसलिए हैरान कुन नहीं थी कि भारतीय फौज का कमांडर कर्नल भगत राम परवीन को बतौर मोहरे के इस्तेमाल करना चाहता था। श्रीनगर गैरिजन की इबरतनाक तबाही और सैकड़ों भारतीय फौजियों की हलाकत का बायस कर्नल भगत राम का पूरा कैरियर खतरे में पड़ गया था। उसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता था, लेकिन खुदा जाने किस वजह से वो अपनी पोस्ट पर कायम रहा। लेकिन उसने तहरीक आज़ादी के सरगर्म बुजुर्ग कारकुन और श्रीनगर की बाइज्जत शख्सियत हाजी सनाउल्लाह की साहबजादी को अगवा करके यरगमाल बनाया और अब उसके बदले वो हाजी साहब से गैरिजन उड़ाने वाले कश्मीरी मुजाहिदों या कमांडोज के नाम और ठिकाने मालूम करके इंडियन फौजी हाई कमांड के आगे अश्कशोई करना चाहता था। इस हकीकत से हम सब पूरी तरह बाखबर थे। बाबर अली का बयान सुनने के बाद कमांडो शेरवान ने औरंगजेब की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, कर्नल भरत राम ने हाजी साहब को 3 दिन की मोहलत दी है। जाहिर है हाजी साहब उसे अपने किसी मुजाहिद का नाम और ठिकाना नहीं बताएंगे और फिर ये काम कश्मीरी मुजाहिदों ने नहीं, हमने किया है। ऐसी सूरत हाल में 3 दिन गुजर जाएंगे और भारतीय फौज की शर्त पूरी नहीं होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या कर्नल भरत राम 3 दिन के बाद परवीन को कत्ल करके उसका सर, जैसा कि उसने खबरदार किया है, हाजी साहब के पास भिजवा देगा? कमांडो औरंगजेब कहने लगा, मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा करेगा। उसके पास परवीन डार की शक्ल में एक ही तुरुप का पत्ता है। वो उसको जिंदा रखकर और यरगमाली बनाकर ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश करेगा, खासकर कि ऐसी हालत में कि जबकि कर्नल भगत राम के फौजी कैरियर के तबाह होने का खतरा है। मेरे ख्याल में वो हाजी साहब को मजीद मोहलत देगा और मोहलत में इजाफा भी कर देगा। कमांडर शेरवान ने मुझसे राय तलब की तो मैंने कहा, कमांडर, तुम जो फैसला करोगे मैं इस पर जान की बाजी लगाकर अमल करूंगा। शेरवान ने बाबर अली से पूछा, बाबर अली, मेरे भाई, मुझे यकीन है कि तुम्हारे आदमियों की रिपोर्ट मोतबर होगी। बाबर अली ने जवाब दिया, सर, परवीन के जम्मू और जम्मू से शिमला ले जाने की रिपोर्ट मेरे एक ऐसे खास आदमी ने दी है जिसने जम्मू से खुद परवीन को एक कैप्टन और 2 भारतीय फौजियों के साथ हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ करते देखा है। उसके बाद मेरे इस आदमी ने अपने खुफिया वायरलेस के जरिए जम्मू के अपने साथी से भी इसकी तस्दीक कर ली है कि जम्मू एयरपोर्ट पर परवीन को एक बड़े फौजी हेलीकॉप्टर में सवार करके शिमले की तरफ रवाना कर दिया गया है, जहां से जाट रेजिमेंट के फौजी गैरिजन में रखा जाएगा। इन लोगों की खबरें बिल्कुल सही होती हैं, मुझे इसका तजुर्बा हो चुका है। इनके आदमी जगह जगह फौजी रेजिमेंटों, पोस्टों वगैरह में मामूली कारीगरों की हैसियत से अपने अपने काम में लगे रहते हैं और बड़ी अहम मालूमात मुहैया करते रहते हैं। ये कोई कमांडो नहीं होते, ये आम मुहिब वतन कश्मीरी थे। इनमें नौजवान भी थे और बूढ़े भी। वो जब पकड़े जाते थे तो अपने मुंह बंद कर लेते थे। भारतीय फौजी उन पर इस कदर तशद्दुद करते कि उनके पेट फाड़ दिए जाते, उनकी आंखें निकाल दी जाती। वो इसी हालत में शहीद हो जाते मगर अपने किसी साथी का नाम जबान पर न लाते। ये बड़े बहादुर और आज़ादी कश्मीर के नाम पर, अपने वतन की आज़ादी के नाम पर जान निछावर कर देने वाले निडर मुसलमान कश्मीरी थे। इनको किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी। इन्होंने सिग्नल कोर का कोई कोर्स पास नहीं किया था। इनके दिल में जिहाद का बेपनाह जज्बा था। इस्लाम और कश्मीर की आज़ादी की खातिर जान कुर्बान कर देने का नाकाबिल शिकस्त जज्बा था। इसी जज्बे ने इन्हें सब कुछ सिखा दिया था। ये गुमनाम कश्मीरी मुजाहिद थे जो अपने घरों से, अपने माँ बाप और बच्चों से दूर बैठे अपने वतन की खातिर अपनी जान के नजराने पेश कर रहे थे और आज़ादी कश्मीर की खातिर काम कर रहे थे। यही वजह थी कि कमांडो शेरवान को मुजाहिद बाबर अली की हासिल करदा रिपोर्टों पर पूरा यकीन था। उसने बाबर अली को वापस भेज दिया। अब हमारे सामने एक रास्ता मुतय्यन हो गया था। हम उस पर गौर करने लगे। कमांडर शेरवान ने कहा कि तुम दोनों को आज ही जहां से शिमले की तरफ निकल जाना होगा। उसने औरंगजेब की तरफ चेहरा उठाकर कहा, औरंगजेब, तुम शिमले कई बार जा चुके हो, तुम उस शहर से अच्छी तरह वाकिफ हो और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा एक खास आदमी वहां मौजूद है। वो इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करेगा। तुम दोनों को मेरे खुफिया सिग्नल कोड का इल्म है। तुम वायरलेस ट्रांसमीटर पर मुझसे राब्ता कायम रखोगे।
शिमले में हमारे खास आदमी के पास वायरलेस सेट मौजूद है। अगर यहाँ कर्नल भगत राम ने परवीन की मोहलत की मुद्दत में इजाफा किया तो हम तुम्हें वायरलेस पर खबर कर देंगे। कोई सवाल? हमने बैक ज़बान होकर कहा, नहीं सर। ओके, तुमको 15 मिनट ज़रूर तैयारियों के लिए दिए जाते हैं। 15 मिनट के बाद तुम दोनों जहाज़ से अपने मिशन पर निकल जाओ। खुदा हाफिज। मैंने और कमांडो औरंगजेब ने शेरवान से मुसाफा किया। उसने हमें खुदा हाफिज कहा और हम दोनों तहखाने से बाहर निकल आए। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट थे। एक कमांडो को ही वक्त की कीमत का अंदाज़ा होता है। हमें 15 मिनट के अंदर अंदर सब तैयारियां करनी थी। कमांडो औरंगजेब ने हाजी सनाउल्लाह डार की साहबजादी की शक्ल देखी हुई थी। मुझे उसकी तस्वीर दिखा दी गई। जहां मैं ये वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूं कि मैंने हाजी साहब का नाम भी फर्जी लिखा है और उनकी बेटी का नाम भी फर्जी है। चूंकि वो लोग जिंदा हैं और कश्मीर की आज़ादी की जंग अपने अपने महाजों पर पूरे जज्बे और जोश से लड़ रहे हैं, इसलिए उनके सही नाम और कवायफ लिखना मुनासिब नहीं। कमांडो शेरवान ने शिमले में खुफिया काम करने वाले कश्मीरी मुजाहिद का जो असली नाम बताया था वो कुछ और था। उसका फर्जी नाम शमसुद्दीन होगा और शिमले के जिस बाजार में उसकी दुकान थी उस बाजार का नाम भी जहां बयान नहीं किया जाएगा। ठीक 15 मिनट के बाद मैं और कमांडो औरंगजेब अपने हाइड आउट से निकलकर एक खास समत को पहाड़ियों की जानिब चल पड़े। हमारे लिबास आम शहरियों वाले थे। हमारे पास कोई सफरी थैले वगैरह नहीं थे। हम ऐसे जा रहे थे जैसे यूं ही सैर सपाटे के लिए निकले हों। कमांडो इसी तरह सफर पर निकला करते हैं। औरंगजेब कश्मीर का रहने वाला खुशशक्ल गयूर नौजवान था। उसे अंग्रेजी और कश्मीरी के अलावा उर्दू जबान पर भी उबूर हासिल था। वो हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली डोगरी जबान में भी महारत रखता था। मैं अंग्रेजी, गुजराती और थोड़ी थोड़ी कश्मीरी जबान भी सीख गया था। हिंदी जबान भी बोल लेता और पढ़ भी लेता। मैंने संस्कृत जबान भी थोड़ी सीख ली थी। संस्कृत बड़ी मुश्किल जबान है। मैं उसे लिख न सकता था, न पूरी रवानी से पढ़ सकता था। कुछ कुछ समझ लेता था। कमांडो औरंगजेब कश्मीर, जम्मू और हिमाचल प्रदेश के सारे इलाके से वाकिफ था। शिमले में जो हिमाचल प्रदेश की हुकूमत का सदर मकाम था, काफ़ी अरसा रह चुका था। शिमले के बाजारों और महल्लों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। हमने एक बस पकड़ी और जम्मू शहर में आ गए। जम्मू से बस पकड़ी और जालिंधर पहुंचे। ये सारा सफ़र हमने एक दूसरे से अलग मगर एक दूसरे को अपनी निगाह में रखते हुए तय किया। जालिंधर से हमें उसी रोज़ अम्बाले जाने वाली लारी मिल गई। अम्बाले से हम कालका और वहां से होते हुए छोटी लाइन की ट्रेन में सफ़र करते हुए शिमले पहुंच गए। शिमला में काफ़ी सर्दी थी। अभी बर्फबारी का मौसम शुरू नहीं हुआ था मगर सर्द हवाएं चलने लगी थीं और दरख्तों के पत्ते गिर रहे थे। शिमला शहर की मकामी आबादी बहुत है। बाहर से आए हुए लोग नीचे मैदानी शहरों की तरफ जा चुके थे। फिर शिमले की सड़कों पर काफ़ी चहल पहल थी। माल रोड की दुकानों पर काफ़ी रौनक थी। शिमले के छोटे से रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद मैं और औरंगजेब इकट्ठे हो गए थे। मैं शिमला पहली बार देख रहा था। कमांडो औरंगजेब ने चमड़े की जैकेट का जिप बंद करते हुए कहा, तुम यहाँ इस तरह चलोगे जैसे ये जगह तुम्हारे लिए नई नहीं। यहाँ खुफिया पुलिस के आदमी हर तरफ मौजूद रहते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम शहर में अजनबी हो। कमांडो औरंगजेब की हिदायत के मुताबिक मैं उससे हंस हंस कर बातें करता हुआ चल रहा था। अपने रवैये और चाल ढाल से मैं यही तासुर दे रहा था कि हम इसी पहाड़ी स्टेशन के रहने वाले हैं। हमने गर्म ऊनी टोपियाँ पहन रखी थीं। गर्म जैकेटों के जिप चढ़ाए हुए थे। मेरी तरह कमांडो औरंगजेब भी कभी कभार सिगरेट पीता था, मगर शिमले की माल रोड पर से गुजरते हुए हमने सिगरेट सुलगा रखे थे और बड़ी बेतकल्लुफी से चल रहे थे। कोई आदमी सामने से आकर या पीछे से आकर हमारे करीब से गुजरता तो हम वहाँ की मकामी डोगरी जबान में बोलने लगते। जब हम शिमले के बड़े पोस्ट ऑफिस की पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की शानदार इमारत के पास पहुंचे तो कमांडो औरंगजेब ने आहिस्ता से कहा, सामने जो छोटी सड़कें ऊपर पहाड़ी की तरफ जाती हैं, हम उनमें से बाएं तरफ वाली सड़क पर जाएंगे। हम बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। सामने दो रास्ते आ गए। ये दो छोटी पुख्ता सड़कें थीं। हम बाएं तरफ वाली सड़क पर हो गए। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद आगे एक खूबसूरत सरसब्ज ग्राउंड आ गई, जिसके जंगले के साथ दरख्तों की कतार दूर तक चली गई थी। एक तरफ छोटा सा खूबसूरत गिरजा था। गिरजे के बड़े गेट के सामने पार्क था। पार्क में बेंच बिछे हुए थे। औरंगजेब बोला, हम थोड़ी देर जहाँ रुकेंगे, और हम एक बेंच पर बैठ गए। उस वक्त सूरज शिमला की पहाड़ियों में गुरूब हो रहा था। शिमले की पहाड़ियों के नशेबी मकान और शहर की इमारतों पर शाम के सुरमई साए उतरना शुरू हो गए थे। सर्द हवा चल रही थी मगर हम अपनी जैकेटों में खूब गर्म होकर बैठे थे। मैंने कमांडो औरंगजेब से बिल्कुल न पूछा कि हम जहाँ कितनी देर तक बैठेंगे। वो इस वक्त मेरा गाइड था और ख़ुद ही बेहतर जानता था कि उसे क्या करना है और कहाँ जाना है। वो बड़ी गहरी निगाहों से सर घुमाए बगैर तीनों जानिब देख रहा था। फिर खुद ही कहने लगा, अभी तक खुफिया पुलिस का कोई आदमी हमारे पीछे नहीं है। जहाँ स्टेशन पर खुफिया पुलिस अजनबी लोगों का ज़रूर पीछा करती है,